हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड स्टैंडर्ड और इसे डिटेल में समझेंगे कि भाई मतलब क्या होता है गोल्ड स्टैंडर्ड का और गोल्ड को ही क्यों चूज किया गया। तो पहला सवाल कि गोल्ड को ही क्यों चूज किया गया, व्हाई गोल्ड। तो देखिए, गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी मनी था जो सबसे ज्यादा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल इस रीजन से किया जाता था क्योंकि गोल्ड की बहुत ही ज्यादा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज थी। गोल्ड की खुद की बहुत ही ज्यादा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज थी, इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इसीलिए गोल्ड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। अब इंट्रिंसिक का मतलब उसकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अगर आप उसे डिमोनेटाइज कर देते, अगर आप सर्कुलेशन से बाहर निकाल देते या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल नहीं भी करते, तो भी आप उसे अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते थे। तो जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कॉमोडिटी मनी था वो गोल्ड था। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता था क्योंकि उसकी बहुत सारी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप गोल्ड को नॉन मॉनेटरी यूजेस में इस्तेमाल करते तो आप ज्वेलरी बना सकते हो गोल्ड का। आप इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको मालूम है गोल्ड इज अ सुपर कंडक्टर। ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कीजिएगा 99% कहा जाता है 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी जहां से आपको फ्लो करानी है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ डेंटिस्ट्री, आपने सुना होगा कि लोग सोने के दांत लगवा लेते हैं। तो बहुत जगह पे बहुत तरीके की यूज हुआ करते थे और आज भी बहुत तरीके के यूज होते हैं। इसका मतलब इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज आज भी बहुत ज्यादा है, तब भी थी, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा इसी कॉमोडिटी को यूज करते थे, गोल्ड को यूज करते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और आगे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज यूज है तो आने वाले टाइम में इसका कहीं ना कुछ और भी यूजेस रहेंगे, इसलिए लंबे समय तक डिमांड में रहेगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि परफेक्टली एंड इवनली डिविजिबल विदाउट लूजिंग वैल्यू, ये परफेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं और इस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कम भी नहीं होगी। पहले कमोडिटी मनी में आप गाय भैंस बकरी, मतलब पहले जानवरों को, लाइव स्टॉक्स को भी, मतलब अगर आप डिवाइड करते कोई भी सामान परचेज करने के लिए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती या बहुत कम हो जाती। लेकिन गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी मनी है जिसको आप डिवाइड बराबर से करेंगे या कैसे भी डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। जैसे इन्होंने बोला कि भाई डायमंड है, डायमंड को अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे पहले तो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा तो चारों तरफ फैल जाएगा। गोल्ड फैलेगा नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आगे इन्होंने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू काउंटरफिट परफेक्टली, आप इसकी नकली कॉपी नहीं बना सकते, परफेक्टली नकली आप मतलब कॉपी नहीं बना सकते गोल्ड की। और ये एक बहुत ही फिक्स स्टॉक है और इतना ही स्टॉक मौजूद है अर्थ में कि अगर आप इसे तेजी से भी अगर आप माइन कीजिएगा ना तो भी वो इतने लिमिटेड नेचर से निकलेगा, बहुत धीरे ही निकलेगा कि इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी खासियत थी गोल्ड की जिस वजह से इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता था और इसका स्टैंडर्ड बनाया गया। अब समझते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। भाई गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा सिस्टम था जहां पे नियरली हर एक देश ने क्या कर लिया था, अपने देश की करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर दिया था इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, जैसे 1 ग्राम गोल्ड में आपके देश की कितनी करेंसी मिलेगी। इंडिया की अगर 50 रुपए मिलेगी तो पाकिस्तान की 2500 रुपए मिलेगी, बांग्लादेश की 1000 रुपए मिलेगी, अमेरिका का $1 मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इस हिसाब से गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हर एक देश ने अपने देश की करेंसी को फिक्स कर लिया था इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, और लिंक कुछ देशों ने क्या कर लिया था, अगर उनके देश की करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम थी तो उन्होंने दूसरे देश की करेंसी से अपने देश की करेंसी की वैल्यू को लिंक अप कर लिया था, अपनी वैल्यू फिक्स कर रखी थी। आगे इन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक करेंसीज हैं वो फ्रीली कन्वर्टेबल थी गोल्ड में, फिक्स प्राइस पे, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था गोल्ड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि भाई गोल्ड कॉइन्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही थी एज अ डोमेस्टिक करेंसी। बहुत तरीके के कॉइन्स थे जो सर्कुलेट हो रहे थे, जो दूसरे मेटल्स के बने हुए थे, नोट्स थे। ये सारा का सारा जो कॉम्पोजिशन था हर एक देश का अलग अलग था। भाई इंडिया में 2000 रुपए का नोट चलता है, ठीक है, 500 रुपए की करेंसी चलती है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो नोट है वो $100 ही है, उनके पास $500 या $200 या $1000 कुछ भी नहीं है। तो हर देश ने अपना, अब हर देश के पास अलग अलग सिक्के हैं। हमारे देश के पास
10 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए के सिक्के भी आ गए, पहले नहीं हुआ करते थे, 10 रुपए के सिक्के भी नहीं होते थे, आने वाले टाइम में 50 रुपए के, 100 रुपए के भी सिक्के बन जाएंगे। अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश होंगे जहाँ पे 50 रुपए का भी सिक्का चल रहा होगा, 100 रुपए का भी सिक्का चल रहा होगा। तो हर देश का कॉम्पोजिशन अलग है, ठीक है। इन्होंने कहा एज ईच करेंसी वॉज फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड, एक्सचेंज रेट बिटवीन पार्टिसिपेटिंग करेंसीज वर ऑल्सो फिक्स्ड। तो हर एक करेंसी को हमने गोल्ड के टर्म में जब फिक्स कर दिया, तो वहां पे जितनी भी देश की करेंसीज को अपने गोल्ड में फिक्स किया, तो उनकी वैल्यू भी वहां पे उन्होंने एक्सचेंज रेट को भी फिक्स कर दिया। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि अमेरिका का $1 मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड में, और इंडिया का 50 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे हम गोल्ड से भी हम कंपेयर कर पा रहे हैं और दूसरे देश की करेंसी से भी, कि 50 रुपए देकर के हमको $1 मिलेगा, या 50 रुपए देकर के हमको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा, या $1 देकर के हमको 50 रुपए इंडिया की करेंसी मिलेगी, 2500 पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी, 1000 बांग्लादेश का टका मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से। आगे इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल बैंक है उनके पास 2 ओवरराइडिंग मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस कर रहे थे क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड में। सबसे पहले ये मेंटेनिंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ फिएट करेंसी इनटू गोल्ड एट द फिक्स प्राइस एंड डिफेंडिंग द एक्सचेंज रेट। तो जो एक्सचेंज रेट है उसे, जो कि एक्चुअली एक हिसाब से फिक्स कर रखा है, उसे एक हिसाब से डिफेंड करना है, मेंटेन करना है। मेंटेनिंग कन्वर्टेबिलिटी ऑफ फिएट करेंसी, कि बहुत ज्यादा लोग करेंसी को कन्वर्ट ना करा लें गोल्ड में, क्योंकि वो गोल्ड फिक्स प्राइस पे आपको मिल रहा है। लोग इसलिए ना कन्वर्ट करा लें, बेसिकली लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि करेंसी कभी भी डिमोनेटाइज हो सकती है और करेंसी की खुद की वैल्यू नहीं है। अब आपने कन्वर्ट करा लिया गोल्ड में, तो गोल्ड को आप दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी खुद की बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो सेंट्रल बैंक्स का सबसे बड़ा जो काम था वो मेंटेन करना था कन्वर्टेबिलिटी ऑफ फिएट करेंसी। अच्छा, उस टाइम ये कहा जाता था कि आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप कन्वर्ट ना कराइए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तब आप करवा सकते हो। ये काम था। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो एक्सचेंज रेट है उसे डिफेंड करना, कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट ना करे, फिक्स है, फिक्स ही रहे। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं कि स्पीडिंग अप द एडजस्टमेंट प्रोसेस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंसेस ऑल्दो दिस वाज ऑफन वायलेटेड। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी बैलेंस होता ही नहीं है, ये ज्यादातर टाइम इम्बैलेंस ही रहता है। तो इन्होंने बोला कि ये जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस को, इसे बैलेंस करने की कोशिश करना, जो कि नहीं हो पाता था। अब समझते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड काम कैसे करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम है जहां पे हर एक देश ने खुद की करेंसी को या पेपर मनी की जो वैल्यू है उसे डायरेक्टली लिंक किया हुआ है गोल्ड से। और जब उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया, तो जो कंट्रीज हैं वो अग्री कर गए कि वो अपने पेपर मनी को कन्वर्ट करा सकते हैं इनटू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है। तो जब आपके देश ने गोल्ड करेंसी को अडॉप्ट कर लिया, गोल्ड करेंसी एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम है जहां आपके देश की करेंसी या पेपर मनी की जो वैल्यू है उसे डायरेक्टली लिंक किया गया है गोल्ड से। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू तय की गई है, और लोग तैयार हैं इस चीज के लिए कि आप कभी भी उस पेपर मनी को कन्वर्ट कर सकते हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड में। ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अगर कोई कंट्री यूज कर रही है गोल्ड स्टैंडर्ड को, तो उसने फिक्स प्राइस कर रखा है अपने गोल्ड का, कि उस फिक्स प्राइस पे आप गोल्ड खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिकन ने किया था, प्राइस ऑफ गोल्ड उन्होंने सेट किया था $500 का 1 आउंस गोल्ड आपको मिलेगा। 1 आउंस का मतलब होता है 28.3495 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब $500 दोगे तो 28.3495 ग्राम आपको गोल्ड मिलेगा। इससे उन्होंने डॉलर की वैल्यू तय की 1/500 ऑफ एन आउंस। ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड डेवलप किया गया था उसकी अलग अलग परिभाषा थी, टाइम टू टाइम वो डेफिनेशन चेंज होती गई। जनरली इसका मतलब था टू डिस्क्राइब एनी कमोडिटी बेस्ड मॉनेटरी रेजाइम that does not rely on unbacked fiat money or money that is valuable because the government forces people to use it। इसको समझते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड डेवलप किया गया इसकी बहुत सारी डेफिनेशन थी। जनरली इसका मतलब ये होता है, ये डिस्क्राइब ये करता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एक ऐसा कमोडिटी बेस्ड मॉनेटरी रिजाइम है जो अनबैक्ड फिएट मनी नहीं है, वो उस पर भरोसा नहीं करता। जो फिएट मनी है, फिएट मनी का मतलब जो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है जिसके पीछे गोल्ड का कोई बैकअप नहीं है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में बैकअप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो आप करेंसी यूज कर रहे थे वो खुद वैल्यूएबल थी, उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू थी। ठीक है।
और ना ही ऐसा कोई मॉनेटरी सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट फोर्स करे कि आप इसे यूज कीजिए, ठीक है, लीगल टेंडर के तौर पे। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड था जहां पे गवर्नमेंट कुछ भी आपको फोर्स नहीं कर रही थी और ये अनबैक्ड जरूरत ही नहीं था। इसके आगे कोई डिफरेंस है ही नहीं। और लास्ट में कह रहे हैं कि सम गोल्ड स्टैंडर्ड्स ओनली रिलाई ऑन द एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ फिजिकल गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स और बुलियंस। ठीक है, कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड इसीलिए काम कर गए क्योंकि आप एक्चुअली सर्कुलेट कर रहे थे गोल्ड के कॉइन्स को, गोल्ड के बार्स को और बुलियंस को,